हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी को राम राम। और थोड़ा लेट हो गया आने में, पर कोई बात नहीं। 5 मिनट लेट हुआ हूँ, 10 मिनट लेट छोड़ूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। क्या ही गुरुजी, आप आते ही डरा देते हो ना। आप चाहे 15 मिनट लेट छोड़ देना, हमें कोई समस्या नहीं है ना। ऐसी बात है ना, तो चलो ठीक है। फिर 15 मिनट लेट छोड़ देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। बस दिल में आग और हौसले आपके बुलंद होने चाहिए, है ना। बिल्कुल। अनन्या, राजदीप, भगत सिंह, क्या बात है, दीपशिका, बिल्कुल सुजीत, विराट, अंजलि, नीतू, वाशु, बिल्कुल कंचन, युवराज, अमित, सभी का स्वागत है, ठीक है। स्टैटिक जी के हम लोग शुरुआत करने वाले। और हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस जो है, इसका चैप्टर रहने वाला है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पेपर का लेवल कैसा आता है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बस जो है सीधा कंटेंट की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो मैं अपने हाथ से सब कुछ लिखाऊंगा, तो आपको भी मेरे साथ में लिखना है और थोड़ी स्पीड से लिखना है, ठीक है। जहां भी आपको लगे कि मुझे इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे इंग्लिश में लिख दीजिए। मैं वैसे प्रयास करूंगा वहां पर इंग्लिश लिखने का, पर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका भी इंग्लिश आपके सामने यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मेरे हर टॉपिक में से आप जो है प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर कर पाओ, ये मेरा टॉपिक का प्रयास रहने वाला है। आज ये पूरी क्लास आपकी यूट्यूब पर रहेगी, उसके बाद में मंडे से आपकी सारी क्लास जो है वो ऐप के ऊपर रहने वाली है। संडे को आपका जो है, संडे को आपका एक टेस्ट आपका होने वाला है, ये भी आपके लिए सूचना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले लिखिएगा, टॉपिक का नाम लिखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और टॉपिक कौन सा रहेगा, तो टॉपिक का नाम लिखिएगा शास्त्रीय भाषा। सॉरी, लिखना आपके टॉपिक का नाम लिखिए आप शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा और नृत्य जो है, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य जो है, यह टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस। क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस, यह है टॉपिक रहने वाला है हमारा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत हम क्लासिकल लैंग्वेज से करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो है क्लासिकल डांस की ओर जाएंगे। क्लासिकल लैंग्वेज में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भाषा के संबंधी जो सवाल है, लैंग्वेज संबंधी जो सवाल एग्जाम में पूछता है, वो सारे हम यहीं पर कवर कर लें, जिससे हमारा लैंग्वेज का कोई भी सवाल पूछे आपसे, चाहे संविधान का कोई सवाल पूछे, चाहे क्लासिकल लैंग्वेज पूछे, चाहे करंट अफेयर्स पूछे, और चाहे इतिहास पूछे, ये सब आप एक ही आपके क्लास के अंदर आप निपटा सको और उसको हल कर सको, ठीक है। तो लिखिए, पहला टॉपिक लिखिए आप लोग जो है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है शास्त्रीय भाषा पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हो कि इस बार एग्जाम के लिए यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण होगा, ये आप परिचित हैं इस बात से कि जो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ये इस बार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए, यहां पर दोस्तों एक तो वर्ड है आपके लैंग्वेज, कौन सा वर्ड है, भाषा वर्ड है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि भाषा क्या होती है। देखिए, लैंग्वेज क्या है, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने क्षेत्र में कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे, या आप हिंदी बोलते होंगे, कहीं पर कोई इंग्लिश बोलता होगा, कहीं पर कोई मैथिली कहता होगा, कहीं पर कोई आपके नेपाली बोलता होगा, कहीं पर कोई कोंकणी कहता होगा, कहीं पर मारवाड़ी बोली जाती है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग आपके हो सकता है कि हम यूज करते हो, ठीक है। तो मेरी बात को मैं कहने के लिए, मेरी बात को मैं अभिव्यक्त करने के लिए किसका यूज करता हूँ, भाषा का यूज करता हूँ, ठीक है। तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो लिखिए, भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है, लिखना आपके
तो जो भाषा है लिखना, भाषा क्या है, तो भाषा जो है इसका अर्थ होता है भावनाओं, अपनी जो फीलिंग्स हैं इनको, भावनाओं कोमा विचार, अपने जितने भी आइडियाज हैं, भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करना है ना, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना जो है ये आपके भाषा होती है। ठीक है, जो मेरे विचार है, जो मेरे भावनाएं, जो मेरी भावनाएं, उनको अभिव्यक्त करना आपके लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब इस जो भाषा का हमारे संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख है, हम पहले ये देखते हैं। ठीक है, क्या भाषा का हमारे संविधान में कहीं उल्लेख है? तो बिल्कुल, एक हमने जो एक हमारा जो संविधान का भाग है, भाग नंबर 17, और एक अनुसूची नंबर 8 जो है वो हमने इसी को डेडिकेट किए, समर्पित किए। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए संविधान में भाग 17 में, संविधान में, देखिए संविधान में भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका उल्लेख है। ठीक है, भाग कौन सा? 17। आर्टिकल कौन कौन से इसके अंदर? इसके अंदर आर्टिकल हैं 343 से 351 आर्टिकल है। कौन कौन से? तो अब आपको लिखना नहीं है, पहले मेरी बात को देखना है, फिर अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे भाग नंबर कौन सा आपके, तो भाग नंबर हो गया 17। ठीक है, तो इस भाग नंबर 17 में आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल नंबर 343 से 351 आर्टिकल है। कौन कौन सा आर्टिकल है? 343 से 351 आर्टिकल आपके भाग नंबर 17 के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल नंबर, इसमें 3 आर्टिकल हमारे काम के, 343, 344 और 351। तो कौन कौन से काम के हमारे? एक आर्टिकल हमारे काम का है सीन 343। ठीक है, एक आर्टिकल हमारे काम का है 344, और एक आर्टिकल हमारे काम का कौन सा है? वह है 351। ठीक है, 3 आर्टिकल हमारे काम के हैं। जो आर्टिकल नंबर 343 है हमारा, 343 जो आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है आपके क्या, इसमें संघ की राजभाषा क्या होगी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 343 है, इसमें संघ की राजभाषा क्या होने वाली है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जो राजभाषा है इसका मतलब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यह क्या होने वाली है? संघ की राजभाषा क्या होने वाली है? इसका उल्लेख कहाँ पर है? इसका उल्लेख जो है संघ की राजभाषा जो है इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 343 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 344 दोस्तों ना, जो संघ की राजभाषा है इसके विकास के लिए समय समय पर क्या होगा? एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, और वह आयोग बनाने वाला कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति उस आयोग को बनाने वाला होगा। ठीक है, और उस आयोग का नाम क्या होगा? राजभाषा आयोग उसका नाम होने वाला है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें राजभाषा के विकास के लिए क्या है? राजभाषा के लिए क्या है? राजभाषा के लिए आयोग की बात की गई है। ठीक है, के लिए आयोग का गठन जो है वो यहाँ पर जो कमीशन है इसका फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस आयोग का गठन करने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस आयोग का गठन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है, कहीं पर आपने पढ़ा है कि कोई राजभाषा के विकास के लिए हमारे यहाँ पर आयोग बना था? वो आयोग कब बना और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक सवाल मैंने पूछा आपसे, इस राजभाषा के विकास के लिए क्या कभी दोस्तों कोई आयोग बना है क्या? और वो जो आयोग है वो कब बना था और उसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक सवाल तो यहाँ पर ये बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए, आर्टिकल नंबर जो 351 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें हिंदी के विकास की बात की गई है। ठीक है, कि हम हिंदी का लगातार विकास करेंगे, ये बात किसमें कही? आपके आर्टिकल नंबर 351 में कहा गया है कि हम हिंदी का विकास करेंगे। ठीक है, तो जो हिंदी का विकास है इसकी बात कहाँ पर की गई है? इसकी बात आर्टिकल नंबर 351 में की गई। ठीक है, अच्छा मैंने पूछा आपसे क्या कोई दोस्तों आयोग बना है आज तक जो है? तो बिल्कुल आयोग बना है। ठीक है, क्या आयोग बना है आपके? तो वो आयोग का नाम है बीजी खरे आयोग। कौन सा आयोग था? बीजी खरे आयोग। ठीक है, देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में बीजी खरे आयोग जो है वो नहीं पूछता है। ठीक है, एग्जाम में इसका पूरा नाम लिख के पूछता है। अब हमारे दिमाग में तो बीजी खरे आयोग है रसगुल्ला,
हमारे दिमाग में है ही नहीं बेटा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है 1955 के अंदर एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था बीजी खरे आयोग। क्या था? बीजी खरे आयोग। ठीक है, तो लिखिएगा आप 1955 में एक आयोग बनाया गया, आपके एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग का नाम क्या था? इसका नाम था बीजी खरे आयोग। क्या नाम था? बीजी खरे आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीजी खरे आयोग। ठीक है, इसको बोलते हैं बाल गंगाधर खरे आयोग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बाल गंगाधर खरे आयोग। बाल गंगाधर खरे आयोग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं बीजी खर आयोग, बाल गंगाधर खर आयोग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आर्टिकल नंबर, भाई एक्चुअली में हम शास्त्रीय भाषाएं पढ़ने वाले हैं, पर भाषा के बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज आपका ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैंने कहा आर्टिकल भाग कौन सा है ये पूछ सकता है आपसे, कौन कौन सा आर्टिकल इस भाग में ये पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आर्टिकल 343 में क्या लिखा हुआ है, 344 में क्या लिखा हुआ है। 344 आर्टिकल में सवाल पूछे कि जो राजभाषा के लिए जो आयोग है इसका गठन कौन करेगा, ये पूछ सकता है आपसे। कौन सा बना हुआ है अभी तक, कब बना, ये सवाल पूछ सकता है। और 351 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपसे पूछ सकता है। बाकी आर्टिकल्स में क्या है वो हम पॉलिटी के अंदर आपको वहां पर पढ़ाएंगे। अभी जितना जरूरी है इस टॉपिक के हिसाब से उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। ठीक है, पहली बात तो राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी आप जानते हो, अभी एक स्टेटमेंट भी सामने आया था कि जो हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि हिंदी को राजभाषा जो है वो कब बनाया गया था, एक सवाल आपके सामने ये बन सकता है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप ऐसे लिखिए यहाँ पर, अब आप ऐसे लिखिएगा और लिखिए प्रमुख बिंदु। लिखिए प्रमुख बिंदु, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए हिंदी को, अच्छा मैंने सवाल पूछा आपसे कि हिंदी पहली बात तो राजभाषा है, ये तो क्लियर हो गया। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था, या अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि हिंदी को राजभाषा जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये आप चाहे तो लिख लो इसको, आप तो चाहे तो कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है। ठीक है, लिखना हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, लिखना हिंदी को, लिखिए हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में, भारत की राजभाषा बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 आपको ध्यान रखना, इस तारीख को बनाया गया। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे, ये सारे पॉइंट एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे जो मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, एक राजभाषा विभाग भी है भारत के अंदर। सवाल पूछे कि राजभाषा विभाग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। तो लिखिएगा, देखिए राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अधीन है ना। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय। ठीक है, एक हमारे यहाँ पर 1976 में एक संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई थी। ठीक है, ये भी सवाल आया हुआ है, इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं और ये किस अधिनियम के सिफारिश के बाद में बनाई गई। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राजभाषा के लिए 1963 में एक अधिनियम आया था। ठीक है, तो लिखिए राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम एक्ट जो है 1963 के तहत के द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति, ब्रैकेट में लिखना 1976, समिति का गठन किया गया। सवाल पूछा गया कि इस समिति में कुल कितने मेंबर थे ना,
इस समिति में कुल कितने मेंबर आपके? 30 आपके सांसद जो हैं इस समिति में होते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें कुल 30 एमपी हैं, 30 सांसद है ना, इसमें कुल 30 एमपी सांसद लिख दीजिए, 3 सांसद सदस्य हैं। इस 30 में से 20 तो कहां से? लोकसभा से ना। इस 30 में से 20 कहां से? 20 तो हैं लोकसभा के एमपी, और 10 कौन है? 10 हैं राज्यसभा के एमपी। इस 30 में 20 तो कौन है? लोकसभा के एमपी, 10 कौन है? राज्यसभा के एमपी। सवाल पूछ ले कभी आपसे कि वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन है? सवाल पूछे आपसे कि वर्तमान में लिखना, वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष कौन है? ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। वर्तमान में एट प्रेजेंट जो हमारी पार्लियामेंट्री जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जो है, राजभाषा कमेटी जो है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। वेरी गुड है ना, कौन है? अमित शाह, ठीक है। तो जो अमित शाह जी जो है ये वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए अच्छे पॉइंट है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। अगला अधिनियम कौन सा है? 1963 का अधिनियम है ना, इसके तहत ये समिति का निर्माण हुआ। इसमें सांसद कितने हैं? तो इसमें 30 आपके एमपी हैं, ठीक है। 20 एमपी लोकसभा के, 10 एमपी राज्यसभा के, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो अमित शाह जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। तो मैंने कहा आपसे कि हमारे संविधान का जो भाग नंबर 17 है, उस भाग नंबर 17 के अंदर मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल नंबर 343 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज संघ की क्या होगी उसके बारे में उल्लेख है, ठीक है। 344 में एक आयोग के बारे में उल्लेख है, और वो आयोग आपके बीची खरे आयोग बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 351 जो है उसके अंदर आपके हिंदी का विकास किया जाएगा, इसका उल्लेख वहां पर किया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, और जो मुझे सर्च करने पर जो मिले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि दोस्तों इसके बाद में ये तो हमारा क्या होगा? ये तो हमारा भाग नंबर 17 हो गया। क्या हो गया? भाग नंबर 17 आपके हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक दोस्तों आपके अनुसूची नंबर 8 है, उसका भी उल्लेख संविधान के अंदर ही है, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिए अनुसूची नंबर 8, जो शेड्यूल नंबर जो 8 है आपके, शेड्यूल नंबर जो 8 है, अनुसूची नंबर जो 8 है, इसमें भी किसका जिक्र है? इसमें भी संविधान में लिखना, इसमें जो भाषा है हमारी उनका जिक्र किया गया, ठीक है। संविधान में कौन कौन सी लैंग्वेज है और उनका जिक्र किया गया कहां पर? अनुसूची नंबर 8 में, ठीक है। जो मूल संविधान हमारा था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के संविधान में अनुसूची 8 में केवल 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान का मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था आपके, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, मतलब बात कब की हो रही है? 26 जनवरी 1950, जिस दिन वो लागू हुआ था। इस समय भारत के अंदर इसमें 14 लैंग्वेज शामिल थी, 14 भाषाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसके अंदर जो है, वर्तमान में इसमें कितनी है? तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल है। कितनी है? 22 लैंग्वेज जो है वो आपके संविधान की अनुसूची नंबर 8 में शामिल है, ठीक है। वर्तमान में 22 है, मतलब कितनी नई भाषाएं जुड़ी हैं आपके? 8 नई भाषाएं जुड़ी हैं। और संविधान में कुछ भी नया जुड़ना होता है तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि जो 8 भाषाएं ये मूल संविधान के बाद में समय समय पर जो है ये अलग अलग संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ठीक है। इसके लिए 3 संविधान संशोधन हुए, है ना। अब वो 3 संविधान संशोधन कौन से थे आपके? तो लिखिएगा यहाँ पर, जो आपके जो ये 8 ने जो नई भाषाएं आई थी आपके, 8 जो नई भाषाएं जोड़ी गई हमारे यहाँ पर, इस 8 नई भाषाओं में
8 नई भाषाएं जोड़ी गई। इसमें अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब जो 15वें नंबर की जो भाषा थी आपके, जो 15वें क्रम की जो भाषा थी, 14 हमारे मूल संविधान में थी, जो 15 नंबर की जो भाषा थी ये किससे आती है? ये आती है 21वां संविधान संशोधन। किससे आती है? 21वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा आती है, ठीक है। और 21 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यह किस वर्ष का है? यह वर्ष है 1967। किस वर्ष का है? 1967 का है, ठीक है। इसके तहत संविधान में सिंधी भाषा जो है इसको जोड़ा गया। किसको? आपके जो सिंधी भाषा है इसको जोड़ा गया किसके द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी लैंग्वेज जो है इसको संविधान में 15वें नंबर की भाषा के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद में संविधान संशोधन कौन सा होता है? 71वां संविधान संशोधन किस वर्ष में होता है? 1992 के अंदर। तो लिखिएगा, इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है। और इस 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किस वर्ष का है? 1992 का है। और इसके द्वारा 3 नई लैंग्वेज आती है, ठीक है। और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं आपके? ये होती है नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। कौन सी है? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जो है इसको जोड़ा गया है बेटा ना। इसकी ट्रिक आप जानते हो कि नमक जो है वो इसकी ट्रिक होती है। क्या होती है? नमक जो होती है वो इसकी ट्रिक होती है ना। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 16वीं, 17वीं, 18वीं, तो कुल मिला के दोस्तों क्रम कितना हो गया आपके? ये 18 हो गए, ठीक है। कुल मिला के लैंग्वेज कितनी हो गई यहाँ पर? 18 हो गई। 3 कौन कौन सी भाषाएं? नेपाली, नेपाल के आसपास वाले इलाकों में बोली जाती है। नेपाल यूपी का जो बॉर्डर है आपके वहां बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर के अंदर बोली जाती है। और जो कोंकणी है आपके वो गोवा के आसपास जो है कोंकणी बोली जाती है ना। कोंकणी लैंग्वेज कहाँ की है? तो जो कोंकणी लैंग्वेज है एक्चुअली में कोंकण तट कभी पूछे आपसे कौन सा है, तो जो गोवा है आपके, इस गोवा की जो कोस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोंकण कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट कहते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज आपके 18वीं भाषा के रूप में 18 भाषा के रूप में हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ संविधान के अंदर, और वो था आपके कौन सा? उसको याद नहीं करना है रसगुल्ला ना। एक काम करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 71 है, ठीक है। इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए ना। जोड़ने पे क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 92वां संविधान संशोधन। कौन सा आएगा? 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन इन दोनों को जोड़ने पर आने वाला है, ठीक है। और इसके द्वारा कब हुआ ये 2003 का है। कब का है? 2003 का। इसके द्वारा 1 जोड़ी जाती है, इसके द्वारा 3 जोड़ी जाती है, तो 1 + 3 कितना? 4। तो इसके द्वारा कितनी आएंगे? इसके द्वारा 4 लैंग्वेज आएंगी। 18 में 4 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे आपके? 22 आपके टोटल हो जाएंगी, ठीक है। 18 थी हमारे पास में, मैंने कहा इसके द्वारा 4 नहीं जोड़ी गई तो 22 हो गए। 18 और 4 22, ठीक है। अब वो 4 नई भाषाएं कौन कौन सी है ना, वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की अनुसूची नंबर 8 में आती है, इनको भी आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, वो 4 लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो वो 4 भाषाएं आपकी कौन कौन सी लिखना, वो 4 भाषाएं आपके बोडो मास। कौन सी है? बोडो मास। ये 4 भाषाएं, ठीक है। बो का मतलब दोस्तों आपके, बो का मतलब हो गया कौन सा आपके? अरे बोडो मास में बो पूछूं आपसे, बोडो, ठीक है। तो बोडो जो आपके भाषा है इसकी बात हो गई, ठीक है। हाँ, डो का मतलब आपके डोंगरी। कौन सा है? डोंगरी जो भाषा है आपकी इसकी बात हो गई, ठीक है। माँ का मतलब जो मैथिली है, आप सभी जानते हो, मिथिलांचल जो आपके बिहार वाला इलाका है आपके, मखाना वाला जो इलाका है आपके वहां पर, ठीक है। और आपके सैफ और होगी संथाली। कौन सी है? संथाली, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ था, आपको याद होगा। ये संथाली जो भाषा है ना, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये 4 नई भाषाएं। तो हमारे संविधान में कुल भाषाएं कितनी थी? 14 आपके मूल संविधान के अंदर भाषाएं थी ना। मैंने कहा 15वीं भाषा कौन सी आती है बेटा? 15वीं जो भाषा है आपकी वो आती कौन कौन सी आपकी? 15वीं जो भाषा है वो आप सभी जानते हो कौन सी है? 15 नंबर के रूप में जो भाषा आती है, अरे उड़िया वुड़िया रसगुल्ला, वो क्लासिकल आपके लैंग्वेज अभी आगे आने वाली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना। तो 15वीं भाषा सिंधी हमारे यहाँ पर आती है, ठीक है। कब आती है? 21वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा आती है, ठीक है।
इसके बाद मैंने कहा 16वीं भाषा कौन सी है आपके, तो 16, 17, 18 3 भाषाएं आती हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कौन कौन सी है, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है, इसके बाद में 4 नई लैंग्वेज आती है, और वो 4 नई लैंग्वेज कौन कौन सी आपके, वो आती है आपकी, जानते हो आप, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 नई लैंग्वेज जो है वो आती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कितनी हो गई, 22 हो गई। और जो 4 आती है वो किससे आती है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई लैंग्वेज जोड़ी गई, ठीक है। 4 नई लैंग्वेज जोड़ी गई, ये आपके सामने। तो संविधान में कहाँ कहाँ हमारे यहाँ पर उल्लेख है, वो सारी की सारी बातें आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। संविधान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी, देखो मेरा काम आप सोच के देखो, क्लासिकल लैंग्वेज का टॉपिक था मेरा, मैं इसको चाहूं तो केवल 10 मिनट के अंदर 11 क्लासिकल लैंग्वेज के नाम लेकर खत्म कर सकता हूं, ठीक है। पर संविधान पेपर में तो ये भी आता है, मुझे इस बात से क्या ही मतलब कि मेरी क्लास में से पेपर में हिस्ट्री सवाल पूछे, पॉलिटी से पूछे, ज्योग्राफी से पूछे, अपनी क्लास से सवाल आना चाहिए, बस अपना ठीक होना चाहिए, अपना सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी जाए सब भाड़ में रसगुल्ला, ठीक बात है ना। तो मैंने कहा आपसे, जब मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ आपको दोस्तों, लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा धर्म बनता है कि लैंग्वेज जो है भाषा, उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर लिखा दूं, ठीक है। कि आर्टिकल कौन कौन से, ये मैंने आपको लिखा है, कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपको लिखा है इसमें, अनुसूची 8 में कहाँ कहाँ क्या क्या उल्लेख है, अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं आई हैं वो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा आई है, ये भी मैंने आपको लिखा है, ठीक है। राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है, भोजपुरी भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए नहीं हुए मेरे बताओ मुझे, ये सारे पॉइंट आपने नोट करे कॉपी के अंदर या नहीं किए। अब दोस्तों भाषाओं के 3 महत्वपूर्ण दिवस जो हैं वो हमारे वर्ष भर में बनते हैं, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण दिवस भाषाओं के पूरे वर्ष के दौरान बनते हैं ना, 3 दिवस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 नहीं 4 दिवस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से अब लिखिए आप, भाषा संबंधित दिवस, 4 महत्वपूर्ण डे जो हैं वो आपको ध्यान रखना है जो कि लैंग्वेज संबंधित होते हैं, ठीक है। पहली बात तो हिंदी दिवस, पहली बात तो कौन सा बनता है, हिंदी दिवस पूछ सकते हैं आपसे कि हिंदी दिवस कौन सी तारीख को बनता है, ठीक है। तो हिंदी दिवस तारीख कौन सी है, 14 सितंबर की तारीख को है। अच्छा क्यों बनाते हैं इस तारीख को, क्योंकि इस तारीख को मैंने आपको लिखाया था 1949, वो तारीख मैंने आपको लिखाई थी, इसलिए इस तारीख को हम हिंदी दिवस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा दिवस कौन सा है, विश्व हिंदी दिवस, कौन सा है, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा विश्व हिंदी दिवस तारीख कौन सी है आपके, जो विश्व हिंदी दिवस की तारीख है वो है आपके 10 जनवरी, कौन सी है, 10 जनवरी जो है यह विश्व हिंदी दिवस की तारीख है, आप जानते हो, ठीक है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। अच्छा क्यों बनाते हैं, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने उसको करवाया था, इसलिए 10 जनवरी की तारीख को विश्व हिंदी दिवस के रूप में नामित किया गया। तो आप मेरे साथ में इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ऐसे नोट लिख दीजिए, लिखिए, नोट लिख दीजिए और लिखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, लिखिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछूं आपसे, यह कब हुआ था, यह 10 जनवरी 1975 को 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए इस तारीख को हमने जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, है ना। देखो ये 2 दिवस तो हो सकता है आप लोग जानते हो ना, पर पेपर में 2 दिवस और पूछता है, एक तो है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये आपने सुना होगा, ये सवाल खूब आता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल मदर टंग डे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इंटरनेशनल दोस्तों आपके इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पूछूं आपसे, यह दिवस कौन सी तारीख को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पर, एक आता है सांकेतिक भाषा दिवस, कौन सा आता है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, है ना, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आपके साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, जो लोग आपके सुन नहीं सकते हैं, आपके जो लोग सुन नहीं सकते हैं
उन लोगों के लिए कौन सी लैंग्वेज होती है? साइन लैंग्वेज, ठीक है, मतलब इशारों में जो बात करते हैं। ऐसा नहीं है रसगुल्ला कि जो लोग सुन नहीं सकते उन्हीं के लिए दोस्तों होता है। जब नया नया प्यार आपके स्कूल में होता है, इंसान को स्कूल में नया नया प्यार होता है, तो उस समय भी इंसान जो है इस लैंग्वेज का उपयोग करता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जब नया नया प्यार आपके होता है इंसान को, तब भी इंसान साइन लैंग्वेज का उपयोग करता है। इंसान बोल नहीं पाता उस समय इंसान जो है आंखों ही आंखों में समझाने का प्रयास करता है ना। गुरुजी सच बता रहा हूँ, आपने दिल की बात कह दी, हमने भी ये काम किया, ठीक है। ऐसा होता होगा, ठीक है, कि जब हम पहला पहला हमारा प्यार होता है, तो हम पहली पहली बार जब मिलने जाते हैं, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार मिलने गए और पहली पहली बार आपने उसको देखा, उस समय आप भूल जाते हो कि क्या ही बात करूँ ना, इतनी सारी बातें करने को थी पर आज कोई भी बात नहीं मेरे पास करने को। फिर उस समय केवल इशारों इशारों में बात होती है ना, आंखों आंखों में देख के आप हंसते हो, उससे समझ जाते हो कि हाँ आपको पहली पहली बार प्यार हुआ है। और ऐसा आपको हर बार होता है, हर किसी के साथ होता है ऐसा हर बार हर किसी के साथ होता है ना, ठीक है। तो ये बोलते हैं इसको साइन लैंग्वेज, ठीक है। आंखों आंखों में बात करना मतलब इशारों में बात करना, सिर्फ हाथों के इशारों से समझाना, ठीक है, किसी चीज को साइन लैंग्वेज कहते हैं उसको ना, सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल आपके मातृभाषा दिवस पूछूं आपसे कौन सी तारीख को बनाते हैं? तो जो मातृभाषा दिवस है ये 21 फरवरी को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 21 फरवरी को बनाते हैं। वापिस आ जाओ फटाफट जो है, भूल जाओ उस पहले पहले को, है ना। 21 फरवरी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाते हैं। अच्छा, आप में से कौन बताएगा मुझे कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक जो भाषा है, साइन लैंग्वेज डे जो है, वो हम कब बनाते हैं? सांकेतिक भाषा दिवस कब बनाते हैं? कोई भी बताओ आप में से, सांकेतिक भाषा दिवस कब बनाते हैं, ठीक है। मातृभाषा तो हो गया एकदम, 21 फरवरी को बनाते हैं, ठीक है। सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो कब बनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? अरे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है रसगुल्ला, इसमें कौन सी नई बात है ना। 23 सितंबर, वेरी गुड, है ना। लिखिएगा 23 सितंबर को आपके यह दिवस बनाते हैं, कौन सा? सांकेतिक भाषा दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को बनाते हैं, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण दिवस जो है भाषा संबंधित थे, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए, ठीक है। अब लिखिए आप लोग शास्त्रीय भाषाएं। अब हमारा टॉपिक चालू हो रहा है। जो हमारा टॉपिक था आपके, वो कौन सा था? यह था शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं, देखो ये कंसेप्ट पहले नहीं था ना। पहले कोई क्लासिकल लैंग्वेज आपकी नहीं होती थी, पहले कोई शास्त्रीय भाषाएं नहीं होती थी, ठीक है। पहले क्लासिकल लैंग्वेज नहीं होती थी, है ना। वर्ष 2004 में संस्कृति मंत्रालय के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्लासिकल लैंग्वेज का कंसेप्ट जो है शुरू किया, ठीक है। तो पहले आप मेरे साथ लिखिएगा, लिखिए कब घोषित किया था? तो 5 फरवरी 2014 को क्लासिकल 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज होंगी, इसके क्या आधार होंगे, वो एक जो है पत्र जो है वो जारी किया, ठीक है। कब किया? 5 फरवरी 2014, ठीक है। तो लिखिएगा 5 फरवरी 2014। तो 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया और हमें यह बताया कि भाई कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज होंगी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज होंगी, ये बताने के लिए 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, ठीक है। तो अब पहली बात तो क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों कौन सी होती है, ठीक है। इसके 3 आधार आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो वह लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज होगी, पहले सुन लो फिर लिखाऊंगा ना। ऐसी भाषा जिसका इतिहास पुराना है दोस्तों ना, 1500 2000 आपके वर्ष पुराना जिसका इतिहास होगा, उसे हम शामिल करेंगे, ठीक है। दूसरा, ऐसी लैंग्वेज जिसका मूल्यवान विरासत जिसके पास में ना, कोई एसेट्स जिसके पास में, मूल्यवान विरासत जिसके पास में होंगी, उसको शामिल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसी लैंग्वेज जो किसी और भाषा से उत्पन्न नहीं हुई है ना। मौलिक भाषा अगर कोई है, किसी से उत्पन्न नहीं हुई कोई भाषा, उसे हम शामिल करेंगे। और यही वो पॉइंट था जिस पॉइंट के कारण हिंदी जो है
वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बन पाई। हिंदी के पास इतिहास है, हिंदी का विरासत, आपके मूल्यवान विरासत उसके पास में, एसेट्स उसके पास में, लेकिन हिंदी मौलिक भाषा नहीं है। आप सभी जानते हो कि हिंदी की जो उत्पत्ति है, हिंदी किससे उत्पन्न हुई है? हिंदी जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बन पाई, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज की डेफिनेशन में उसके आधार में ये बात लिखी हुई है कि जो भाषा है उसका साहित्य मौलिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, मौलिक, किसी और से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो लिखिए आप मेरे साथ में, क्लासिकल लैंग्वेज जो होगा इसके आधार क्या होंगे, ठीक है, इसके क्या आधार होंगे, ये बात आपके सामने, ठीक है। तो लिखिए, पहला इसका आधार है भाषा का मूल्यवान विरासत हो ना, भाषा की मूल्यवान विरासत हो, ठीक है, मतलब कि वैल्यूएबल एसेट्स हो ना, वैल्यूएबल एसेट्स उसके पास में हो, ठीक है। तो वैल्यूएबल एसेट्स हो आपके उसके पास में, ठीक है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, भाषा का इतिहास पुराना हो, ठीक है, भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, ठीक है, वर्ष पुराना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो है कि भाषा का साहित्य मौलिक हो, भाषा का साहित्य, लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा का साहित्य मौलिक हो, ओरिजिनल हो। मौलिक का मतलब ओरिजिनल हो, ओरिजिनल हो, अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो, उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो, किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो, वो होती क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। और यही वो कारण है जिस कारण हिंदी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बन पाई, क्योंकि हिंदी किससे उत्पन्न हुई है? हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है। और यही कारण है कि संस्कृत तो भारत की क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत तो भारत की क्लासिकल लैंग्वेज है, पर हिंदी भारत की क्लासिकल लैंग्वेज नहीं। कभी आपसे किसी इंटरव्यू में सवाल पूछ ले, या आपसे कभी वैसे सवाल पूछ ले कि भाई हिंदी भारत की क्लासिकल लैंग्वेज है, तो आपको बोलना है नहीं है, ठीक है, नहीं है। अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का जो साहित्य है वो आपके कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हो गया? हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे डो पिया, मैंने कहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा जो है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सी होंगी, उसका आधार क्या होगा, ये कब दिया है, ये आपके इस तारीख को बताया, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत में पहली क्लासिकल लैंग्वेज कब आ गई थी, है ना। शास्त्रीय भाषा का जो आधार क्या होगा, उसकी बात कहाँ पर हुई है, उसकी बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। चले अब देखिए, अच्छा वर्तमान में भारत में, ये लिख लिया आपने, अच्छा वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? सवाल पूछूं आपसे कि वर्तमान में भारत में, भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। कितनी है? 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। वो आधार के बारे में बताया ना मैंने। डेट क्यों लिखी है, उस डेट को आप डालना गूगल के ऊपर, 5 फरवरी 2014 क्लासिकल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, आप डाल के चेक कर लेना ना। तो वर्तमान में भारत में कुल 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज, पहले 6 थी आप जानते हो, अब 5 आपके नई, इस आपके 24 के अंदर नई 5 भाषाएं ऐड हो गई हैं, ठीक है। अच्छा 6 पहले कौन कौन सी थी आपके? तो मिल से तेल कमाऊं, ये ध्यान रखना है आपको। पहली 6 कौन कौन सी थी आपके?
तो पहले 6 थी हमारे पास में और 5 आपके नई ऐड हो चुकी है, ठीक है। 5 नई ऐड हो चुकी है, पहले 6 थी, है ना। अच्छा, ये पहले जो 6 थी इनका लिखना, पहले जो 6 थी आपके उसमें पहली कौन सी आपके, तो पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज आपकी वो है तमिल भाषा। कौन सी है? तमिल जो है आपके वो पहली क्लासिकल लैंग्वेज है भारत के अंदर, जो 2004 के अंदर आ गई, ठीक है। 2004 के अंदर पहली क्लासिकल लैंग्वेज आपके आती है तमिल नाम की। तमिल जो है साउथ में तमिलनाडु के आसपास जो बोलते हैं वो तमिल है, ठीक है। मतलब भारत में सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी, वो होगी तमिल, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भारत में सबसे पुरानी कौन सी आपके, तो सबसे पुरानी आपके तमिल हो गई, ठीक है। ध्यान रखना है ना। इसके बाद नंबर 2 कौन सी आपके, नंबर 2 आती है आपके सामने संस्कृत, ठीक है। कौन सी आती है? संस्कृत आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली तमिल हो गई, दूसरी कौन सी? संस्कृत। ये कब आती है? 2005 में आती है, ठीक है। दूसरी आपके संस्कृत आपके 2005 में, ठीक है। थर्ड नंबर आपका आता है तेलुगु, फिर आता है कन्नड़, फिर आता है आपके मलयालम, फिर आता है उड़िया। तो थर्ड लिखना तेलुगु, थर्ड लिखिए तेलुगु, ठीक है। तेलुगु का मतलब जो तेलंगाना के आसपास जो क्षेत्र में बोलते हैं तेलुगु, ठीक है। ये कब आती है? 2008 में। कब आती है? 2008 में, ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है आपके? कन्नड़। कौन सी आती है आपके? कन्नड़, ठीक है। और कन्नड़ किस वर्ष में आती है? ये भी 2008 में आपके कन्नड़ आती है ना। तो तमिल तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़, ठीक है। तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ दोनों की दोनों 2008 में आती है, ठीक है। कन्नड़ का मतलब जो कर्नाटक के आसपास बोलते हैं वो कन्नड़ है, ठीक है। हाँ, नंबर 5 लिखना मलयालम, ठीक है। मलयालम कहाँ पर बोलते हैं आपके? मलयालम बोलते हैं आपके केरल के आसपास, ठीक है। और मलयालम कब आती है? 2013 में आपकी मलयालम आती है, ठीक है। ये कहाँ बोलते हैं? केरल के आसपास बोलते हैं ना। इसे कहाँ बोलते हैं? जो केरल है आपके इसके आसपास कहाँ बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं, ठीक है। कन्नड़ कर्नाटक के आसपास, तेलुगु तेलंगाना के आसपास, और संस्कृत तो आप जानते हो, तमिल आपकी कौन सी तमिल जो है वो आपके तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। और नंबर 6 कौन सी थी आपके, जिसको हम पहले बोलते थे कि भारत की लेटेस्ट क्लासिकल डांस, लेटेस्ट आपकी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो पहले तो उड़िया थी, है ना। उड़िया थी, 2014 के अंदर शामिल होती उड़िया भाषा, ठीक है। उड़िया भाषा जो कि ओडिशा की लैंग्वेज है, 2014 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। 2014 में इसको शामिल किया गया, और इसको शामिल करने से पहले ये बताया गया कि भाई क्या आधार होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के। एक बहुत बड़ा डिबेट चालू हो गया कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसको मिलने से क्या फायदा होगा मैं इसके बाद बताऊंगा आपको ना। पर ये 6 पहले हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज के फॉर्मेट में थी, है ना। इसकी ट्रिक अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे आपको याद होगी, फिर भी लिखना चाहो तो कि मिल से तेल कमाऊं, ठीक है। क्या लिखोगे ट्रिक इसकी? इसकी ट्रिक लिखिए आप लोग जो है, लिखिए मिल से तेल कमाऊं, ऐसे लिख दीजिए आप, मिल से तेल कमाऊं, ठीक है। तो मिल का मतलब तमिल, से का मतलब संस्कृत, तेल का मतलब तेलुगु, कै का मतलब कन्नड़, माँ का मतलब मलयालम, और ऊ का मतलब उड़िया। तो मिल से तेल कमाऊं, ये ट्रिक आपको ध्यान रखने की इसके अंदर क्लासिकल लैंग्वेज की शुरुआत की 6 है ना, ये पहले की 6 भाषाएं। अब 5 नई भाषाएं और शामिल हो गई है, ठीक है। जो 5 नई भाषाएं वो और शामिल हो गई है ना। तो ये 5 जो नई भाषाएं ये 2024 के अंदर शामिल हुई हैं, ठीक है। तो 5 नई भाषाएं 2024 शामिल हुई हैं आपके। तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 एक साथ ही शामिल किया पांचों को ना। ये पांचे एक साथ ही शामिल हुई है, ठीक है। तो लिखिए नंबर 7 जो है लिखिए प्राकृत, नंबर 8 लिखिए आप लोग पाली, नंबर 9 लिखिए आप लोग मराठी, कोई भी लिख दो आगे पीछे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नंबर 11 10 लिखिए आप लोग असमिया, और नंबर 11 लिखिए आप लोग बंगाली, ठीक है। तो प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली, इन 5 को हमने और शामिल किया, ठीक है। तो 5 नई कौन कौन सी आ गई, तो प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली, ये पांचों की पांचों एक साथ 2024 के अंदर शामिल होती हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, तो वर्तमान में भारत में कुल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है, ठीक है।
कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है ना। 5 नई इस साल आई है। इससे पहले आपके 6 हमारे पास पहले थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, ये 6 हमारे पास पहले थी और ये 5 हमारे पास में नई आई है। ठीक है, मैंने कल शायद आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। कल एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, एक क्वेश्चन भी कल मैंने आपको दिखाया था कि अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा निम्नलिखित में से किन भारतीय भाषाओं को दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर थे, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखो, लेटेस्ट वाली भी पूछ सकता है आपसे कि भाई लेटेस्ट कौन सी शामिल हुई है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि पहले वाली कौन सी थी। सवाल कहीं भी बन सकता है, पर निश्चित सवाल बनेगा। हिंदी लैंग्वेज नहीं है, मैंने पहले भी बोला आपको, अब भी कह रहा हूँ, हिंदी नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने उसका कारण बता दिया आपको कि हिंदी जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है, इसलिए हिंदी नहीं होगी। ठीक है, तो लिखिए, देखिए इसमें आंसर क्या होगा बताओ आपके। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें आंसर क्या होगा? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, हाँ, फारसी की पहले कहा गया था कि भाई फारसी भी शामिल होगी। ठीक है, पर फारसी को शामिल नहीं किया गया है अभी, है ना। एस जयशंकर जी ने कहा था, विदेश मंत्री जो है भारत के, उन्होंने कहा था कि फारसी को भी शामिल करना चाहिए, पर ऑफिशियल रूप से फारसी अभी शामिल नहीं हुई है। अभी 11 ही है, तो मैंने 11 का नाम आपको लिखा दिया। ठीक है, 11 ही है, 11 का नाम आपको लिखा दिया। अच्छा, आप सवाल मुझसे पूछोगे कि सर ठीक बात है कि इस क्लासिकल लैंग्वेज से क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, मतलब कोई भाषा को मैंने क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसका दर्जा मिल गया, उससे क्या ही दोस्तों फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखो, कोई भी जो भाषा है अगर उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है, मतलब कि दोस्तों उस भाषा का जो इतिहास है वो पुराना है। वो उस भाषा के पास में एक मूल्यवान एसेट है, उस भाषा के पास में मूल्यवान एक विरासत है। और इसके अलावा उस भाषा का मौलिक साहित्य है। मतलब उस भाषा के विकास के लिए सरकार को और मंत्रालय को प्रयास करना चाहिए। तो जो भी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में आएगी, उस भाषा के लिए फंड मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से, उस भाषा के विकास के लिए सरकार कार्य करेगी। तो जैसे ये अब वर्तमान में 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, तो सरकार इन लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसका विकास करने का कार्य करेगा। इनसे इस भाषा को आपके फंड मिलने वाला है। जब इन भाषा को आपके फंड मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपके इन भाषाओं का जो विकास है, इन भाषाओं का जो इतिहास है, वो समृद्ध और होगा। तो इसलिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज आपके सामने यहाँ पर हो गई। तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि भाषा क्या होती है, साहित्य भाषा क्या है, संविधान में भाषा का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किया गया, हमारी वो बात होगी। संविधान के बाद में अनुसूची 8 में कहाँ कहाँ पर किया गया, उसकी बात है। अनुसूची 8 में कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई, वो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, राजभाषा जो आपके आयोग है उसकी बात हमने वहां पर की। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो पहले 6 थी, अब 5 नई जुड़ गई है। वो 6 कब कब में आती है, 5, और जो 5 है आपके बाकी कब कब आती है, वो सारी बातें मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, अब लिखिए आप लोग शास्त्रीय नृत्य। देखो, क्लासिकल डांस। अब लिखिए आप लोग क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। अब लिखिए आप लोग क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपके सामने। सबसे पहली बात, तो डांस तो आप सब जानते हो, रसगुल्ला। दोस्तों, कमर हिलाना भी डांस होता है, रसगुल्ला ना, ये भी दोस्तों डांस होता है। हर किसी राज्य का अपना फोक डांस भी होता है। ठीक है भाई, राजस्थान में कालबेलिया फोक डांस है, राजस्थान में घूमर फोक डांस है, उत्तर प्रदेश का चरकुला फोक डांस है, कहीं पर दोस्तों तमाशा फोक डांस है, कहीं पर नौटंकी फोक डांस है। तो हर राज्य का अपना अपना फोक डांस होता है, जो उस राज्य की संस्कृति के बारे में, उस राज्य में जो प्रचलन में जो चीजें होती है उनको दिखाने के बारे में, या फसल संबंधित आपके डांस होते हैं। फोक डांस हर राज्य में अलग अलग दोस्तों हो सकता है। फोक डांस जो है वो हर राज्य में अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्लासिकल लैंग्वेज सब जगह एक तरह से होगा। क्लासिकल लैंग्वेज जो है इसका एक फिक्स पैटर्न होगा, लयबद्ध पैटर्न इसका होने वाला है। जैसे मोहिनी अट्टम डांस जिस पैटर्न से होता है हर जगह उसी पैटर्न से होता है। कथकली डांस जिस पैटर्न से होगा हर जगह उसी पैटर्न से होगा।
कथक डांस जिस पैटर्न से किया जाएगा हर जगह उसी पैटर्न से होगा। तो क्लासिकल लैंग्वेज और फोक डांस में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, फोक डांस में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, हर किसी राज्य का अपना अपना अलग अलग फोक डांस हो सकता है, अलग अलग उद्देश्य के लिए हो सकता है। लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज हो, क्लासिकल जो डांस होता है उसका फिक्स अपना एक फिक्स पैटर्न होगा, एक लयबद्ध पैटर्न उसका होने वाला है, ठीक है। और जो एक जितने भी डांस है इन सब का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, किसी ना किसी ग्रंथ के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो है इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, लिखिए इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो लिखिए शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख, शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख, नृत्यों का उल्लेख शास्त्रों में होता है। अभी लिखाऊंगा कौन कौन से शास्त्रों में, ठीक है, शास्त्रों में होता है, शास्त्रों में होता है, ठीक है। और इसमें, और इसमें शरीर में, और इसमें, और इसमें, और इसमें शरीर का लयबद्ध, और इसमें शरीर का लयबद्ध, और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में, पैटर्न में संचालन होता है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि फोक डांस और क्लासिकल डांस में क्या डिफरेंस होता है, तो यही डिफरेंस है, ठीक है, कि जो क्लासिकल डांस है उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न उसका होता है, एक फिक्स पैटर्न उसके अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई पूछेगा नहीं आपसे, फिर भी हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लासिकल डांस जो है उसमें क्या खास बात है, तो उसका एक फिक्स पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का फिक्स पैटर्न होता है, ये आप, मैंने कहा इसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया, ठीक है, ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसके सोर्स कौन कौन से हैं, किस सोर्स के अंदर आपको हमें ये क्लासिकल डांस के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आपको तीन सोर्स ध्यान रखने हैं। एक तो पंचम वेद, पंचम वेद का मतलब नाट्य शास्त्र, किसका था, भरत मुनि जी का था, ठीक है। एक संगीत रत्नाकार, ये किसका था, आपके सारंग देव जी का। एक अभिनय दर्पण, ये किसका था, नंदिकेश्वर जी का। तो ये तीन आपको ग्रंथ जो हैं इनको सोर्स के रूप में ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा इनका स्रोत क्या है। तो लिखिए मेरे साथ में, बात करूं आपसे सोर्स या फिर स्रोत की बात करें कि सोर्स क्या है या स्रोत क्या है इनका, तो लिखिए इनका स्रोत आपके तीन ग्रंथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका स्रोत आपको तीन ग्रंथ नोट करने। एक लिखिए नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र जो है आप जानते हो किसका है, ये भरत मुनि जी का है। किसका है, भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पंचम वेद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पंचम वेद कौन सा है, तो जो नाट्य शास्त्र है इसको पंचम वेद कहते हैं, ठीक है। एक है संगीत रत्नाकार, कौन सा है, संगीत रत्नाकार, संगीत रत्नाकार। और संगीत रत्नाकार पूछूं आपसे, यह किसका है, सारंग देव, यह किसका है, सारंग देव का है, ठीक है। और एक लिखिए आप अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण, ठीक है, यह किसका, आपके नंदिकेश्वर का। तो तीन आपको सोर्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी का, पंचम वेद कहते हैं इसको, संगीत रत्नाकर सारंग देव जी का है, अभिनय दर्पण, ये क्लासिकल डांस के, किसके, क्लासिकल डांस के सोर्स है ना। मतलब क्लासिकल डांस मैंने कहा ना शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है, तो शास्त्रों में कहाँ पर मिलता है, तो ये तीन आपको शास्त्र ध्यान रखने, तीन आपको ग्रंथ ध्यान रखने। एक तो है नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी का, एक संगीत रत्नाकर सारंग देव जी का है, और एक आपके अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर जी का है। हाँ चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी उसके 1 घंटे बाद में आपको जो है इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप में मिल जाएगी, चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। पर अगर आपको पीडीएफ ही लेनी है तो फिर मैं ही क्यों लिख रहा हूँ,
फिर मैं ही लिखा हुआ लेकर आऊंगा, लाइनें खींच दूंगा और आप उससे पढ़ लीजिए। तो इसलिए मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँ। अच्छा, आप में से कौन कौन लिख रहा है इसमें बताओ मुझे। आप में से कौन कौन लिखा है, अभी लिख रहा है अपने हाथ से, जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी अपने हाथ में लिख रहा है, उसको भी लिख रहा है अपने हाथ से, बताइए कौन कौन ऐसा है जिन्होंने कोर्स भी लिया हुआ है और वो लिख भी रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन है ना। अच्छा, कौन कौन जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है और वो अपने हाथ से लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ऐसे कौन कौन है यहाँ पर। अभी पता लग जाएगा कि भाई मेरे लिखने से कोई फायदा है या नहीं। हाँ, मैं पूरा लिख के ही पढ़ाऊंगा अपने हाथ से ना। एक्चुअली में मैं शुरुआत से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो शायद वो मुझे ऐसी हैबिट हो गई है ना कि मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ अपने हाथ से। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं ही नहीं लिखूंगा तो आप भी नहीं लिखोगे ना, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मतलब लिख रही है जनता, लिख रही है, ठीक है। तो चलो, जनता लिख रही है तो हम भी लिखाएंगे आपको ना। तो ये तीन इसके सोर्स हैं, ठीक है, तीन क्लासिकल डांस के सोर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, सवाल बनता है कि भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे कि आधुनिक जो आपके नृत्य, भारतीय नृत्य है, इसके जनक कौन थे। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस कौन सा है। ये क्वेश्चन एसएससी ने अपने एग्जाम में, सीजीएल में 2022 में पूछा था ना। सवाल क्या था, सवाल ये था, आप ऐसे नोट लिख दीजिए और लिखिए, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक, आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक। सवाल कभी पूछे आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस कौन है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यहां लिख दीजिए साइड में, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है कि ये कौन थे। ठीक है, तो लिखिएगा किसको माना गया है दोस्तों, जो उदय शंकर जी हैं उनको माना गया। किसको, उदय शंकर जी को। ठीक है। अब पेपर वाला दोस्तों इतने में शांत नहीं हुआ है ना, आपको लग रहा होगा पेपर वाला इतने में शांत हो गया, नहीं हुआ। एक पेपर में सवाल पूछा गया कि उदय शंकर जी को किस वर्ष में भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला। भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड किस वर्ष में मिला है, सवाल ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, उदय शंकर जी जो है, इनको पद्म विभूषण जो है, यह है किस वर्ष में मिला। स्टैटिक जीके में पद्म विभूषण आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्टैटिक जीके में जिस किसी को भी पद्म विभूषण मिला है, वो आपके लिए पेपर का हॉट स्पॉट है, मतलब पेपर में सवाल वहां पर फंस सकता है। ठीक है, पेपर का वो हॉट स्पॉट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उदय शंकर जी जो हैं, इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। और ये जो पद्म विभूषण है, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, यह किस वर्ष में प्राप्त हुआ। ठीक है, सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई किस वर्ष में इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो लिखना 1971 में। कब मिला है, 1971 में पद्म विभूषण मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस थे, उदय शंकर जी। पद्म विभूषण इनको 1971 में मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उदय शंकर जी की फोटो निकालो एक बार, दिखाते हैं इनको, है ना। चलिए, अच्छा, भारत में वर्तमान में कुल कितने क्लासिकल डांस है। सवाल ये पूछ ले आपसे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे किसी का नाम नहीं देकर पूछे, ठीक है, जब भी आपसे कोई नाम देकर नहीं पूछे, तो आपको 8 क्लासिकल डांस बताने। कितने बताओगे, 8। कभी आपसे सवाल पूछे कि भारत में संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल कितने क्लासिकल डांस है, तो भाई साहब वहां पर 9 है। कितने, 9। ये डांस करते हुए दिखाओ ना, ये देखो नीचे देखो फोटो, डांस वाली कितनी बढ़िया फोटो आ रही है एकदम। ये दिखाओ एकदम मछली की तरह जो फोटो है। अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, मछली की जात दोस्तों ये, मतलब हमारे जो सुपर स्टार, देखो सुपर हीरो जो है, उनकी फोटो आपको दिखाते हैं ना। ये जो आजकल जो ये कर रहे हैं ना दोस्तों, नए नए एक्टर आपके, वो उदय शंकर जी ने उस जमाने में करते जब वो पैदा भी नहीं हुए थे ना। तो ठीक है, अभी दिखा रहे हैं आपको फोटो, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि जो भारत है उसमें वर्तमान में क्लासिकल डांस कितने, तो 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। तो लिखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में
भारत में वर्तमान में भारत में वर्तमान में 8 लिखना, भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अगर आपसे किसी का भी नाम देके नहीं, किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ तो भी आपको 8 ही करना है। ठीक है, जब तक संस्कृति मंत्रालय का ना पूछे आपको, दिखाओ फोटो दिखाओ इनको, ये देखो रसगुल्ला दोस्तों ना। अच्छा मैं इधर आऊं क्या दोस्तों, ये देखो आप, सेम टू सेम लग रहे हैं ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है उदय शंकर जी की आत्मा मेरे अंदर ही आ गई हो। ठीक है, तो ये उदय शंकर जी हमारे ना, पंडित उदय शंकर जी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस कौन है, पंडित उदय शंकर जी है ना, ध्यान रखना है। अच्छा मैंने कहा आपसे जब तक संस्कृति मंत्रालय का नाम नहीं दिया हो तब तक आपको 8 ही मानना है। जब तक संस्कृति मंत्रालय का नाम नहीं दिया हो तब तक आपको 8 ही मानना है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय का नाम आएगा तो आपको 9 करना है। ठीक है, चलिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अच्छा वो 8 कौन कौन से, एक बार आप 8 के नाम लिखिए दोस्तों ना। 8 कौन कौन से लिखिए आपके। पहला क्लासिकल डांस हो गया भरतनाट्यम, कौन सा हो गया, भरतनाट्यम डांस। ठीक है, भरतनाट्यम डांस कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। ठीक है, जो भरतनाट्यम डांस है वो आपका तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लिखिए आप लोग जो है, लिखिए मोहिनी अट्टम। कौन सा लिखोगे, मोहिनी अट्टम। याद है आपको भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप था आपके भस्मासुर को मारने के लिए, वो मोहिनी अट्टम डांस था। ठीक है, और मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का है, केरल का। ठीक है, नंबर 3 लिखिए आप लोग जो है, वो लिखिए कथकली दोस्तों ना। कथकली याद कीजिए, आपके चेहरे के ऊपर हरा और लाल रंग लगाते हैं आपके, और केरल के अंदर डांस होता है कथकली डांस। ठीक है, हाँ, नेत्र के ऊपर जो आपके आईब्रो हैं इनका संचालन इसमें होता है। ठीक है, नंबर 4 लिखिए आप लोग यहाँ पर, नंबर 4 लिखिए आप मणिपुरी डांस है ना। तो नंबर 4 लिखिए मणिपुरी डांस, ये मणिपुर का है। ठीक है, ये मणिपुर का है, इसमें ढोलक का होना अनिवार्य है। ठीक है, नंबर 5 लिखिए आप लोग जो है, नंबर 5 लिखिए कुचिपुड़ी डांस। कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, इस कुचिपुड़ी को आप मटका नृत्य भी कहते हो, इसी को आप थाल नृत्य भी कहते हो। आंध्र प्रदेश में होता है, कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस होता है। ठीक है, नंबर 6 आप लिखिएगा मेरे साथ में यहाँ पर, और नंबर 6 लिखिए आप दोस्तों यहाँ पर जो है आपके उड़िया डांस। ठीक है, लिखिए आपके ओडिशी डांस, लिखिए ओडिशी नृत्य। ठीक है, तो जो ओडिशी नृत्य है वो कहाँ पर होता है, ये आपके ओडिशा में होता है। कहाँ होता है, ओडिशा के अंदर आपका ओडिशी नृत्य होता है। ठीक है, और नंबर 7 लिखिए आप लोग यहाँ पर, नंबर 7 लिखिएगा यहाँ पर जो है, नंबर 7 लिखिए आप कथक डांस। ठीक है, कथक डांस जो है वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, इसलिए आप लिखिए उत्तर भारत। क्या लिखोगे, उत्तर भारत। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर घराने लिखाऊंगा इसके, कि जयपुर घराना भी इसके अंदर आता है, लखनऊ घराना भी, इसमें घरानों के नाम लिखा दूंगा। ठीक है, अभी आप उत्तर भारत लिखिए, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और जो हमारा लेटेस्ट जो हमारा डांस है, जो हमारा 8वें नंबर का जो डांस है वह कौन सा है, वह आपका सत्रिय डांस। कौन सा है, सत्रिय नृत्य हो गया, और ये कहाँ का है, असम का। ठीक है, सत्रिया का नाम आते ही आपके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आना चाहिए, और वो है श्रीमंत शंकर देव। जब भी सत्रिया आपके सामने आए तो श्रीमंत शंकर देव का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव जो है वो आपको ध्यान रखना, सत्रिय डांस के अंदर असम में। तो भारत का लेटेस्ट डांस कौन सा है, तो भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है आपके, तो लिखिएगा भारत का लेटेस्ट नवीनतम क्लासिकल जो डांस है वह कौन सा है, यह डांस हो गया कौन सा, आपके सत्रिय डांस हो गया। भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा हो गया, तो भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस सत्रिय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल पूछ सकता है सबसे पुराना कौन सा आपके, तो सबसे पुराना डांस कौन सा लिखना आपके, सबसे पुराना जो है वह है भरतनाट्यम। कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, वह भरतनाट्यम है, और सबसे नया कौन सा है, वह है आपका कौन सा, सत्रिय डांस। ठीक है, अच्छा किस वर्ष में आता है ये आपके सन 2000 ईस्वी में आता है। कब आता है, 2000 ईस्वी के अंदर जो है इसको क्लासिकल डांस की श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, सत्रिया नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, श्रीमंत शंकर देव जी का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, उत्तर भारत मतलब राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों आएंगे ना, मैं आपको जब इसका व्याख्या करवाऊंगा तो वहां पर आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो ये 8 क्लासिकल डांस किसके अनुसार है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। किसके अनुसार है, संगीत नाटक अकादमी जो है इसके अनुसार भारत में
8 क्लासिकल डांस है। अच्छा, कभी सवाल पूछूं आपसे कि संगीत नाटक अकादमी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर सवाल कभी आ जाए पेपर में कि संगीत नाटक जो अकादमी है इसकी स्थापना कब होती है बेटा, इसकी स्थापना पूछे आपसे कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय तो इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? सवाल पूछूं, संगीत नाटक अकादमी जो है, ललित कला अकादमी अलग है दोस्तों ना, फाइन आर्ट अकादमी अलग है, वो फाइन आर्ट अकादमी है ना, वो अलग चीज है। यह है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। और पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है, सवाल पूछे आपसे, संगीत नाटक जो अकादमी है इसकी स्थापना कब होती है? 1953 के अंदर होती है। वेरी गुड, ठीक है। कब होती है? 1953 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है ना, 1953 में इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1953 में इसकी स्थापना है और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय। मैंने आपसे यह कहा कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। मान्यता भी भारत में 8 क्लासिकल डांस की है। नागिन डांस दोस्तों क्लासिकल डांस नहीं है ना, नागिन डांस रसगुल्ला रात को होने वाला डांस है, ठीक है। नागिन डांस दोस्तों जब दोस्त की शादी हो और उसकी बारात जा रही हो उस समय जो डांस होता है, नागमणि के लिए जो डांस होता है वो नागिन डांस होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैंने कहा ये 8 तो क्लासिकल डांस हो गए, ठीक है। लेकिन इस 8 के अलावा जो हमारा संस्कृति मंत्रालय उसने छऊ डांस को भी भारत का नवा क्लासिकल डांस माना है। तो लिखिए नोट, लिखिए नोट और लिखिए संस्कृति मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देखिए संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भारत का नवा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया है। जो हमारा संस्कृति मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारा है, अच्छा इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? पूछूं आपसे, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हमारा, इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? सवाल पूछे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसके वर्तमान मंत्री कौन है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। तो जो छऊ डांस है हमारा, कौन सा? जो छऊ नृत्य है हमारा, उसको भारत का नवा क्लासिकल डांस माना गया है, ठीक है। ठीक बात है, भारत का नवा क्लासिकल डांस ये हो गया। तो जो छऊ डांस जो है ये 3 तरह का भारत में होता है। एक्चुअली में 3 स्टेट के अंदर होता है और 3 स्टेट में 3 तरह का ये डांस होता है, ठीक है। लिखिएगा, जो छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य जो होता है आपके, छऊ नृत्य जो है यह है 3 प्रकार का होता है ना, यह है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके 3 टाइप कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपके? एक तो इसकी शैली है आपके मयूरभंज शैली है ना, 3 इसकी शैली है, करने के 3 तरीके इसके होते हैं। तो एक शैली इसकी कौन सी? मयूरभंज शैली है, ठीक है। मयूरभंज स्थान कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर, आप जानते हो, जहां से भारत की राष्ट्रपति महोदया आती है, आप जानते हो, मयूरभंज शैली, ठीक है। तो लिखिएगा, एक तो इसमें शैली कौन सी है? एक शैली का नाम है मयूरभंज शैली। अच्छा, ये मयूरभंज स्टाइल कहाँ की होगी? ओडिशा की। कहाँ की होगी? ओडिशा की, ठीक है। तो एक तो ये ओडिशा के अंदर होता है, ठीक है। एक ये जो है आपके कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। और इस पश्चिम बंगाल की जो जगह मैं लिखने वाला हूँ, इसका जिक्र मैंने आज सुबह ही किया था। आप में से कोई अगर सुबह वाली क्लास में था तो मुझे बताया वो जगह जो मैंने डिस्कस की थी पश्चिम बंगाल के अंदर, वो जगह कौन सी थी, ठीक है, और वहां क्या हुआ है, ठीक है। तो लिखिए पुगलिया शैली, ठीक है। और पुगलिया शैली आप जानते हो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। आपको मुझे ये बताना है कि जो पश्चिम बंगाल की जो पुगलिया शैली है, ये पुगलिया में अभी हाल ही में क्या हुआ है, ठीक है। आज ही मैंने पढ़ाया आपको ना। और नंबर 3 शैली कौन सी आपके? नंबर 3 शैली झारखंड की शैली है, ठीक है। तो लिखिए सरायकेला शैली, सरायकेला शैली। और जो सरायकेला शैली है वो कहाँ की है? वो झारखंड की है। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी छऊ डांस की शैली नहीं है, ठीक है। सवाल आता है निम्न में से कौन सी छऊ डांस की शैली नहीं है, तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तीनों का एग्जाम्पल देगा, इसके अलावा जो बचेगा आपके वो आंसर होगा, ठीक है। तो 3 शैली होती है किसकी? छऊ डांस की।
तीन राज्यों में अलग अलग तीन तरीके से डांस होता है, ठीक है। तीनों ही छऊ डांस आपके जो है उसी की स्टाइल है ना। एक है मयूरभंज शैली, एक है पुगलिया शैली, एक है सरायकेला शैली, है ना। जो मयूरभंज शैली है वो उड़ीसा के अंदर है, जो पुगलिया शैली है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, और जो सरायकेला शैली आपके वो झारखंड में। कभी सवाल पूछे कि भाई जो छऊ डांस है वो किस किस राज्य में होता है, तो तीन राज्य में होता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पर होता है। मैंने सुबह ही आपको लिखाया था कि यहाँ पर जो है पुगलिया के अंदर पश्चिम बंगाल में भारत की छठी खगोलीय वेधशाला का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। और ये पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है। ये आज सुबह वाली क्लास में आया था, ठीक है। आज सुबह वाली तो क्लास में आया था आपके सो कि जो पुरलिया, अच्छा पुगलिया नहीं, इसको पुरलिया करना रसगुल्ला ना, पुगलिया क्यों कर दिया मैंने इसको, पुरलिया करना है इसको, पुरलिया, ठीक है। तो जो पुरलिया है आपकी, जो पुरलिया है, ठीक कर देता हूँ, ठीक है। इसको पुगलिया मत करो, पुरलिया करो बेटा ना, इसको करो आप पुरलिया, ठीक है। तो जो पुरलिया शैली है आपके, जो पुरलिया शैली है आपके, ये कहां पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो पुरलिया शैली, शैली का मतलब स्टाइल, करने की कला जो होती है वो स्टाइल होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इन तीनों शैली में से दो शैली आपके, दो शैली ऐसी हैं जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपके मुखौटा का यूज करता है, ठीक है। क्योंकि जो छऊ डांस है ना, इसको मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, मतलब इसमें चेहरे पर एक मुखौटा जो है आपकी उसका यूज करते हैं हम लोग जो है, उसे मुखौटा डांस भी कहते हैं, ठीक है। पर इन तीनों शैली में से एक शैली ऐसी जिसमें मुखौटे का उपयोग नहीं होता है, और वो शैली कौन सी, वो शैली आपकी मयूरभंज शैली है। तो सो मोर को कभी भी मुखौटा मत पहनाना, ठीक है। मोर को मुखौटा नहीं पहनाना है, मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोनों शैली के अंदर क्या होगा, बाकी दोनों शैली के अंदर मुखौटा आपका होने वाला है। तो छऊ डांस को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे छऊ नाच भी कहते हैं, आपके छऊ नाच भी कहते हैं इसको। और मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए मेरे साथ, नोट लिखिएगा, नोट लिखिए और लिखिए। देखिए छऊ नृत्य को, छऊ नृत्य को छऊ नाच ओब्लिक मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। लेकिन मयूरभंज शैली में, लेकिन छऊ नृत्य की मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है, मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। लेकिन छऊ नृत्य की जो मयूरभंज शैली है उसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, आपने किसी फिल्म में छऊ डांस देखा है, बताओ, आपने किसी फिल्म के अंदर छऊ डांस देखा है क्या? आपने किसी फिल्म के अंदर छऊ डांस देखा है आपके अनुसार? चिंकी तेरा तो गलत है, तू चिंकी पे ध्यान मत लगा बेटा देवराज, चिंकी पे ध्यान मत लगा। चिंकी तो आज यहाँ है, कल कहीं और होगी, ठीक है। पर देवराज तेरा क्या होगा कालिया, तू कहीं का नहीं रहेगा ना। चिंकी विंकी को छोड़ दे बेटा कलुआ, चिंकी पे ध्यान मत लगा तू, है ना। तू पढ़ाई पे ध्यान लगा, तो सो ना। चिंकी तो, चिंकी को तो कोई ना कोई चिंका मिल ही जाएगा चिंकी को तो चिंका मिल ही जाएगा, पर देवराज तेरे को कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर वो समलैंगिकता वाला खेल खेलना पड़ेगा देवराज, है ना। इसलिए तू पढ़ाई पे ध्यान लगा, ठीक है। है ना। कई तो ऐसे सूरवीर है, मैंने कहा किसी फिल्म में यूज हुआ है, हाँ हुआ है, फिल्म का नाम नहीं पता है, हुआ तो है पर फिल्म का नाम नहीं पता, सुना। बर्फी फिल्म देखिए, बॉफी, वो फिल्म देखी आपने, बॉफी, और बर्फी फिल्म में यही डांस हुआ था, छऊ डांस, ठीक है। कौन सी फिल्म थी, घर जाके देखना, अब यूट्यूब पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको बर्फी फिल्म जो है, वरना कॉपीराइट आ जाएगा मेरे ऊपर जो है। तो जो बर्फी जो फिल्म है, अच्छा लिखना एक बार, डालना यूट्यूब पे, बर्फी फिल्म में बर्फी फिल्म में छऊ डांस, ठीक है। जो बर्फी फिल्म थी आपकी, इस फिल्म में छऊ डांस का उपयोग हुआ है, ठीक है। जो बर्फी फिल्म थी, इस फिल्म में छऊ डांस का प्रयोग किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉफी फिल्म है ना, कौन सी फिल्म थी, बॉफी फिल्म, ठीक है। अच्छा, क्या छऊ डांस दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, क्या छऊ डांस
यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर सूची होती है उसमें शामिल है? तो बिल्कुल शामिल है। तो यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर सूची है उसमें छऊ डांस शामिल है। ठीक है, कब शामिल हुआ सवाल पूछ सकता है आपसे यहाँ पर। तो लिखिए मेरे साथ में, एक पॉइंट और लिखिएगा। लिखिए, छऊ डांस को, छऊ नृत्य को, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें भारत की कुल 15 धरोहर शामिल है ना, शामिल किया गया है। ठीक है, देखो अमूर्त का मतलब होता है इंटेंजिबल। क्या होता है? इंटेंजिबल। ठीक है, तो जो अमूर्त धरोहर होती है यह है इंटेंजिबल साइट। इंटेंजिबल। ठीक है, देखो एक तो है कि ये किताब यहाँ पर, ठीक है, इस किताब को मैं छू सकता हूँ। ठीक है, छुआ मैंने इस किताब को। एक तो ये है, ये आपके मूर्त है, ये दीवार है, मैं इस दीवार को छू सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरे सामने बैठे हुए थे और मैं आपको थप्पड़ मारूं तो तुम्हारे गाल पे मेरा थप्पड़ पड़ता है, तो मैं आपको छू सकता हूँ। ठीक है, यस या नो? तो मैं आपको छू सकता हूँ ना। तो जो एक तो मैं जिसको छू सकता हूँ उसको बोलते हैं आपके मूर्त धरोहर। क्या बोलते हैं? आपके मूर्त धरोहर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? टेंजिबल साइट कहते हैं। कोई किला है उसको मैं छू सकता हूँ। एक है जिसको मैं छू नहीं सकता, ठीक है, उसको कहते हैं हम अमूर्त धरोहर। ठीक है, जैसे कि कोई डांस कर रही है तो डांसर को तो आप छू सकते हो आप, पर छूना मत, रसगुल्ला झापड़ पड़ेगा जोर से। ठीक है, पर उस डांस के पीछे की जो भावना है ना, जो एसेंस है, उसको आप नहीं छू पाओगे। तो जो डांस है, छऊ डांस, कालबेलिया डांस, ये किसमें? इंटेंजिबल साइट में। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा करने वालों को तो आप छू सकते हो, पर दुर्गा पूजा का जो पीछे का जो भाव है ना, उसको आप नहीं छू पाओगे। जो भाववाचक संज्ञा है ना, वो सारी किसमें आती है? अमूर्त धरोहर में आती है। जो भाववाचक संज्ञा है, जो भाव है ना आपका, किसी दुर्गा पूजा के पीछे का जो भाव है वो हम नहीं छू पाएंगे। कुंभ का मेले के पीछे का जो भाव है उसको हम नहीं छू पाएंगे। तो उन्हें बोलते हैं अमूर्त धरोहर। ऐसी 15 धरोहर भारत की इंटेंजिबल साइट में आती है। ठीक है, 15 आती है। उसमें से छऊ भी क्या है आपके? छऊ भी इसके अंदर शामिल है सन 2010 में। कब शामिल होता है? सन 2010 में। लिखना आपके, कब शामिल किया इसको? सन 2010 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो सन 2010 ईस्वी में कालबेलिया और छऊ दोनों शामिल हुए थे ना। राजस्थान का कालबेलिया डांस भी इसी वर्ष में आया था और छऊ डांस भी आपके इसी वर्ष में आया था। ठीक है, तो कभी सवाल पूछे कि क्या छऊ डांस इंटेंजिबल साइट में है? तो बिल्कुल है। कब शामिल हुआ? ये आपके 2010 ईस्वी में शामिल हुआ छऊ डांस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 ईस्वी के अंदर छऊ डांस आपके शामिल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो छऊ डांस के बारे में सारी बातें मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, एक फिल्म जो मैंने कहा, बर्फी जो फिल्म है, उसका एक गाना था। वो गाना कौन सा मुझे दिखाओ आप, इनको मत दिखाना वरना कॉपीराइट आएगा। ठीक है, बर्फी फिल्म का तो एक गाना है, ये नीचे है तो सही यार, सॉन्ग ऑफ, नीचे देखना, सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड मूवी बर्फी छऊ डांस। जो बर्फी फिल्म है इसमें एक गाना है, और उस गाने में जो ये क्या बोलते हैं, कॉपीराइट आएगा पक्की बात है। म्यूजिक बंद कर देगा तो है, 5 सेकंड चलाएंगे तो देखते नहीं, कॉपीराइट फिर आ ही गया तो फिर आ ही जाएगा फिर तो फिर क्या होगा? तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, पर आप जाकर देखना, प्रियंका चोपड़ा ने उसमें डांस किया बर्फी फिल्म के अंदर, छऊ डांस का यूज हुआ है। ठीक है, उसके अंदर ना मुखौटा पहन के वो डांस हुआ है ना। चलिएगा, तो ये आपके छऊ डांस हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम दोस्तों आते हैं किसकी ओर आपके, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्लासिकल डांस की ओर। ठीक है, तो जो हमारे क्लासिकल डांस है हम उनकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्लासिकल डांस, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, वो है भरतनाट्यम डांस। तो लिखिए, लिखिए नंबर फर्स्ट हेडिंग लगाइए, भरतनाट्यम डांस। भरतनाट्यम नृत्य, भरतनाट्यम लिखिए ना, नृत्य मत लिखना, क्योंकि नृत्य में तो अपने आप नाट्यम वर्ड आ रहा है। ठीक है, कुछ बातें पहले सुनोगे आप, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, देखो तो भरतनाट्यम डांस जो है ना, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, आप जानते हो। ठीक है, इसको दासी अट्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? दासी अट्टम। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में दासियों के द्वारा पेश किया जाता था आपके महाराजाओं के सामने। जो दासी होती थी आपके,
वो इसको पेश करती थी, है ना। वो आपने एक फिल्म थी ना, वो फिल्म का नाम तो भूल भुलैया फिल्म में आपने देखा होगा। महाराजा का दरबार लगा होता है और विद्या बालन जो है वो डांस कर रही होती है आपके भरतनाट्यम टाइप का ना। तो दासियों के द्वारा महाराजा के सामने ये डांस पहले होता था, इसलिए इसका नाम क्या है, दासी अट्टम नाम है, ठीक है। इसी को सादी रट्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को सादी रट्टम भी कहते हैं। अट्टम या नाट्यम जो वर्ड है, इन दोनों का अर्थ साउथ में डांस होता है, ठीक है। कहीं भी आपको अट्टम मिल जाए या फिर नाट्यम मिल जाए, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, तो जो अट्टम और नाट्यम वर्ड है इनका अर्थ साउथ में क्या होता है, डांस होता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, इसको सादिरट्टम भी कहते हैं, इसी को दासी अट्टम भी कहते हैं। ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। सादिरट्टम दास और दासी अट्टम सवाल पूछता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दासी अट्टम क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी शैली दोस्तों होती है, शैली का मतलब वही स्टाइल है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के अलग अलग स्थान पे कुछ इसके घराने हैं, ठीक है। मतलब जिन्होंने इसको फेमस किया है वो घराने हैं, ठीक है। जैसे कि तंजोर घराना है, तंजोर स्थान तमिलनाडु के अंदर आप जानते हो, वहां घराना है, ठीक है। एक कांचीपुरम स्थान है तमिलनाडु में, तो कांचीपुरम घराना फेमस है इसका ना। एक पंडलूर आपके घराना है, यह भी आपके बड़ा फेमस घराना है, ठीक है। तो लिखिए भरतनाट्यम जो है, पहले इसके बारे में दो चार पॉइंट लिखिए आप। पहली बात तो ये किस राज्य का डांस है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है ना, तमिलनाडु का, ठीक है। लिखिए इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम जो है वो दासी अट्टम, कोमा सादिरट्टम। तो दासी अट्टम और सादिरट्टम डांस जो है वो इसी के डांस है, ठीक है। जो अट्टम और जो नाट्यम वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है डांस। जो अट्टम या फिर जो नाट्यम वर्ड है इसका अर्थ होता है डांस, ठीक है। लिखिए इसकी प्रमुख शैली कौन कौन सी है, इसकी प्रमुख जो शैली है आपके, लिखिए इसकी प्रमुख जो आपके स्टाइल शैली है वो कौन कौन सी है। तंजोर शैली, कौन सी है, तंजोर शैली। लिखिए कांचीपुरम शैली, तंजोर शैली, कांचीपुरम शैली, और लिखिए पंडलूर शैली, पंडलूर शैली। ये इसकी फेमस शैली है ना, स्टाइल फेमस शैली है। कभी सवाल पूछे आपसे तंजौर कांचीपुरम पंडलूर शैली किसकी फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर भरत वर्ड दोस्तों आता है, भय रै तय, ठीक है। तो भय का मतलब होता है भाव, एक्सप्रेशन। तो जो भरतनाट्यम डांस करने वाली जो आपके कलाकार होती हैं उनके चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। भरतनाट्यम में भरत में भय फोर आपके भाव, एक्सप्रेशन, ठीक है। रै फोर आपका राग होता है, म्यूजिक, मतलब इसमें साथ में म्यूजिक भी चाहिए होता है, ठीक है। और तय फोर होता है ताल, रिदम भी चाहिए ना। मैंने शुरुआत करो, मैंने आपसे क्लासिकल डांस में कहा था कि एक फिक्स पैटर्न होता है, राग होगा इसमें, ताल होगा इसमें, और इसमें आपके भाव होगा। तो भाव, ताल और राग तीनों इसके साथ होते हैं। एक्सप्रेशन होता है इसमें, म्यूजिक होता है इसके अंदर, पैटर्न होता है, ठीक है। तब बनता है आपके भरतनाट्यम डांस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए मेरे साथ में, आप इसको ऐसे लिखिएगा। लिखिए भय का मतलब आपके, लिखिए भाव, भाव का मतलब एक्सप्रेशन। दोस्तों वो नहीं है, भाव खाना नहीं है ना, जो भाव खाती है लड़कियां उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल तो रसगुल्ला लड़के भी भाव खा रहे हैं, वही सब अलग ही दोस्तों ना। चलो लड़कियां भाव खा रही है वो अलग बात है, लड़के भी भाव खा रहे हैं। मैं परसों की बात है, चाय पी रहे थे हम लोग जो है, तो मेरे साथ में दो लड़के और थे, मतलब कि दो स्टूडेंट ही थे वो। तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं यार ऐसी, तो मैं चाय पी रहा था। तो मैंने कहा चाय कौन कौन पिएगा, तो उसमें से एक कह रहा है मैं ग्रीन टी पीता हूँ मैंने की ओ भाई साहब, मैंने कहा जमूर है, मैंने कहा तू ग्रीन टी पीता है, मैंने कहा, कह रहा हाँ। मैंने सर मैं ये वाली ब्लैक टी या फिर मैं दूध वाली चाय नहीं पीता हूँ, मैं ग्रीन टी पीता हूँ। मैंने कहा तू भाग जा, खड़ा होकर भाग जा, मैंने कहा यहाँ से तो है ना ग्रीन टी पीता है। तो आजकल भाव सबके बढ़ गए हैं रसगुल्ला, है ना। तो भय फॉर भाव, एक्सप्रेशन, ठीक है। जो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। रे फॉर आपके लिखना राग, राग का मतलब म्यूजिक, ठीक है। राग का मतलब म्यूजिक। और तय फॉर लिखिए आप लोग ताल, ताल का मतलब रिदम या पैटर्न लिख दीजिए आप,
रिदम भी आपके ताल ही होती है, पैटर्न लिख सकते हो आप लोग जो है। तो भाव, राग और ताल का मिक्सअप कौन सा डांस होता है, वो आपका भरतनाट्यम डांस होता है ना। तो भरतनाट्यम में नाट्यम वर्ड का अर्थ तो क्या हो गया नाट्यम वर्ड का अर्थ तो डांस हो गया, और भरत में भाव, राग और ताल आपके 3 वर्ड हो गए, ठीक है। भाव, राग और ताल आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 आपके यहाँ पर तरीके हैं। भाव, राग और ताल आपके भरतनाट्यम के अंदर होता है, ठीक है। अब दोस्तों जब भरतनाट्यम डांस शुरू होता है ना, जब भरतनाट्यम डांस शुरू होता है उस समय आपके, जब शुरुआत जब करते हैं भरतनाट्यम की दोस्तों, ऐसे शुरुआत, इसमें अधिकांश समय घुटने आपके, अब घुटने मेरे दिखाई नहीं देंगे आपको कैमरे में, इसमें अधिकांश समय घुटने जो होते हैं दोस्तों आपके वो मुड़े हुए होते हैं ना, घुटने मुड़े हुए होते हैं, मतलब पूरा की पूरा जो भार है बॉडी का वो घुटनों के ऊपर होता है ना, घुटनों के ऊपर आपके पूरा की पूरा भार होता है, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि ये पहले दरबार में दोस्तों होता था आपके, और दरबार में आप जानते हो कि जो महाराजा हैं उसके सामने सर झुका के हम लोग शुरू करते हैं हर चीज को, तो वही काम यहाँ पर था। इसको बोलते हैं आपके अलारिपू, मतलब झुका कर कैसे शुरुआत होती है अलारिपू, ठीक है। और जब डांस समाप्त होता है दोस्तों आपके, आमी झे तुम्हार, वो गाना सुना होगा ना आपने, जो भी था रसगुल्ला दोस्तों। तो जब समाप्त उसमें किया था आपके डांस को चेक करना, तो भी आपके झुक के समाप्त किया था ना, अंतिम जो स्टेप था आपकी वो झुक के समाप्त हुआ है। तो अला रिपू शुरुआत होता है, और तिल्लाना झुककर अंत करना आपके क्या होता है, ये आपके अंत होता है। तो अला रिपू तिल्लाना वर्ड संबंधित किससे, आपके भरतनाट्यम। ये सवाल आया हुआ सवाल है, अला रिपू तिल्लाना वर्ड का संबंध किस डांस से है, तो भरतनाट्यम से, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में लिखिए, अलारिपू इसे बोलते हैं शुरुआत, शुरुआत जो है, ठीक है, लिखना। तिल्लाना, तिल्लाना लिखना अंत, अंत, ठीक है। का सम, तिल्लाना भरतनाट्यम के, भरतनाट्यम के अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। एक बार निकालना फोटो, देखो डालो गूगल पे डालो, अलारिपू तिल्लाना भरतनाट्यम, ऐसे डाल दो, ठीक है। तो अलारिपू शुरुआत, तिल्लाना अंत, भरतनाट्यम के अभिन्न अंग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इनके बिना भरतनाट्यम भरतनाट्यम दोस्तों है ही नहीं, ठीक है। इनके बिना जो भरतनाट्यम है वो भरतनाट्यम नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके अभिन्न अंग है। जो अच्छा, जो इस डांस को सिखाने वाले जो गुरु हैं आपके, उन्हें क्या बोलते हैं, आपके नट्टू बनार कहते हैं ना। जो डांस को सिखाने वाले जो गुरु हैं उनको बोलते हैं नट्टू बनार, ठीक है। तो लिखिए, नृत्य सिखाने वाले गुरु क्या कहलाते हैं, नृत्य सिखाने वाले जो गुरु हैं आपके, सिखाने वाले जो गुरु हैं इन्हें हम कहते हैं नट्टू बनार। जो नृत्य सिखाने वाले जो गुरु होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या, नट्टू बनार कहते हैं, ठीक है। इमेज निकालो भाई, इमेज, वीडियो नहीं चलाना, जब पता है कॉपीराइट आएगा, फिर क्यों चला रहे हो वीडियो दोस्तों। हाँ दिखाओ, पर इस तो किसी का वो आ रहा है ना, देखो लास्ट वाला, नीचे वाला, इसके नीचे वाला दे। अरे डोपा ही है यार तू तो यार, ये वाला इसके बगल में, हाँ ये वाला पर इसमें कुछ आ रहा है ना, छोड़ो इसको तो, चलो नीचे दिखाओ। चलो कॉपीराइट आएगा इसमें तो रहने दो, कल इसको ऐप में दिखाएंगे ना, कल दिखाऊंगा आपको ऐप में, ठीक है। ऐप में कॉपीराइट नहीं आता ना इसलिए, ठीक है, कल ऐप में दिखाऊंगा आपको ना। तो नट्टू बनार जो है आपके, ये नृत्य सिखाने वाले जो गुरु हैं आपके, आप चेक करना इसको, ठीक है। नट्टू बनार जो है, नृत्य सिखाने वाले जो गुरु होते हैं उनको नट्टू बनार कहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अभिनय दर्पण ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है, अभिनय दर्पण ग्रंथ, ठीक है। ये सवाल भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भरतनाट्यम डांस है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो अभिनय दर्पण में। कहाँ मिलता है, मैंने ग्रंथ का नाम लिखाया था ना आपको, अभिनय दर्पण। आप में से कौन बताएगा अभिनय दर्पण ग्रंथ किसका है, यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जो भरतनाट्यम डांस है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अभिनय दर्पण ग्रंथ में मिलता है। इसका मैंने लिखाया था आपको, इसका नाम क्या है, ठीक है। बताओ फटाफट जो है इस ग्रंथ का जो नाम है आपके वो कौन सा है, वो आपको बताना है कि इसको ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे, ठीक है। चलिए, नृत्य सिखाने वाले गुरु कौन, सो नट्टू बना रहे, ठीक है। तो जो भरतनाट्यम जो डांस है ना, हाँ नंदिकेश्वर कौन है, नंदिकेश्वर है ना।
तो नंदिकेश्वर जो है ये हैं इसके, और अभिनय दर्पण में जो भरतनाट्यम डांस है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने कि इस दोस्तों डांस में एक बड़ी फेमस आपकी मुद्रा है। ठीक है, इस डांस में एक बड़ी फेमस मुद्रा होती है जो कि उंगलियों के द्वारा बनती है आपके, इसको बोलते हैं 3 उंगली से बनती है, और ये ओम की आकृति होती है। किसकी? ओम की आकृति होती है, 3 उंगलियों से बनती है। ये इस नृत्य की प्रमुख मुद्रा है। मुद्रा का मतलब पोजीशन। ठीक है दोस्तों, पोजीशन। जैसे नागिन डांस की फेमस पोजीशन कौन सी? रसगुल्ला, ये वाली दोस्तों ना, ये फेमस पोजीशन है नागिन डांस की। सपेरा बना तो ये वाली पोजीशन दोस्तों फेमस है। ठीक है, और ठुमका लगाने की फेमस ये वाली पोजीशन, ठुमका लगाने की हो गई। तो हर चीज की फेमस पोजीशन है ना, प्रमुख मुद्रा होती है। ठीक है, तो इस डांस की प्रमुख मुद्रा कौन सी है आपकी? वो है दोस्तों आपके ऐसे घुटनों को आपके मतलब ऐसे पैरों को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, इसमें दूर दूर करते हैं पैरों को, और ऐसे आपके हाथ से जो है यहाँ पर जो है ओम बनाते हैं। ठीक है, ओम बनाते हैं ना। तो लिखिए लिखिएगा, लिखना। इस नृत्य में 3 उंगलियों से, हाथ की 3 फिंगर्स है ना, 3 अंगुलियों से ऐसे लिख लो आप, है ना, ओम समझ जाओगे ना। ओम की आकृति 3 अंगुलियों से, ओम की आकृति इस नृत्य में 3 उंगलियों से ओम की आकृति प्रमुख मुद्रा है। निकालो भाई, एक बार फोटो निकालो, देखो इसका मिल जाएगा। भरतनाट्यम डांस में लिखो ओम आकृति, भरतनाट्यम डांस की ओम आकृति डालो, मिल जाएगा ना। तो इस नृत्य में 3 उंगलियों से ओम की जो आकृति है वो इसकी प्रमुख नृत्य है। ठीक है, हाँ सबके सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्वेश्चन को आपको ना जो है, क्वेश्चन को इस बार आपके सामने क्वेश्चन जो है मैं आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में लिखाऊंगा भी यहाँ पर क्लास में ना, 1 लाइनर फॉर्मेट में लेकर आऊंगा और सारे क्वेश्चन के आंसर लिखाऊंगा आपको। ठीक है, चिंता मत करना ना। 100 के आसपास क्वेश्चन है जो कि एसएससी के अंदर विभिन्न एग्जाम में सवाल पूछे गए, वो डांस के सारे लिखाऊंगा ना। हाँ जिसको जाना है वो जा सकता है, मैंने कभी रोका किसी को कि भाई रुक जाओ। त्रिभंग मुद्रा नहीं है बेटा, त्रिभंग मुद्रा इस डांस की नहीं है। रसगुल्ला फेमस का लागा सो इस डांस की नहीं है। ठीक है, इस तू भी खैर डोपा ही है, क्या डाला तूने? भरतनाट्यम ओम आकृति, कोई निकाल तो सही फोटो। ये ओम आकृति कहाँ बनी है? ओम आकृति हाथ से बनती है, हाथ की 3 उंगलियों से बनती है ओम आकृति जो है। ऊपर दिखा, नंबर सेकंड दिखाना, नंबर सेकंड। अरे यार ऊपर दिखाओ ना यार, ऊपर मतलब मैं फोटो देखना चाह रहा हूँ तो दिखाई नहीं रहा है। रसगुल्ला हमारी टीम से दोस्तों एक भी फोटो नहीं निकाली गई है आज, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास, रहने दो, कल दिखा दूंगा मैं, छोड़ दो। इस नृत्य में 3 उंगलियों से ओम की आकृति प्रमुख मुद्रा के रूप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेटर को सामने लाओ, लायक नहीं है वो सामने लाने के। ठीक है, सामने लाने के लायक नहीं, ये दिखाओ, ये वाली फोटो दिखाओ इनको। देखो रसगुल्ला दिखाता हूं आपको, ऑपरेटर ने दोस्तों दिल पे ले ली मेरी बात है ना। जो ऑपरेटर है आपके, उसने दिल पे ले ली बात, कह रहा दिखा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ ही कर लो चाहे आप, तो ना देखो। तो अभी दिखा रहे हैं हमारे ऑपरेटर जो है, इस नृत्य में 3 उंगलियों से ओम की आकृति जो है प्रमुख मुद्रा के रूप में होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक फोटो आपके सामने, इसमें समझ में आएगा आपको एक्चुअली में कि दिखाया। देखो रसगुल्ला, पहली बात तो देखो मैंने कहा ना घुटनों पर इसमें बहुत बल होता है। ठीक है, सारा की सारा बोझ इस डांस में घुटनों के ऊपर होता है, जो कि सेकंड वाले फोटो में देखो आपको नजर आएगा कि घुटनों पर सारा की सारा बोझ है ना। ठीक है, और इसके बाद देखो आप जो फर्स्ट नंबर वाला जो फोटो है आपके, उसमें जहां पर गोला किया हुआ, देखो जहां गोला किया हुआ आपके, वहां पर 3 उंगलियों से ओम की आकृति जो है बनती है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछा आपसे तो त्रिभंग मुद्रा तो मैं आपको ओडिसी डांस में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो ओडिसी डांस का पार्ट त्रिभंग मुद्रा ना, जब शरीर 3 ओर से मुड़ता है। ठीक है, उसमें ना वो ओडिसी डांस का पार्ट है। ये ओम की आकृति जो बनती है आपकी भरतनाट्यम डांस की है, और इसमें घुटनों पर आपके सारा बोझ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इसके कुछ फेमस कलाकार हैं। कौन? इस डांस के बस 5 मिनट और रुक जाओ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको, अच्छा 16:40 हो गए क्या, 15 की बात हुई थी हमारी, है ना। तो इस नृत्य में प्रमुख कलाकार कौन कौन है? ठीक है,
चलिए अब फिर कल ही करा दूंगा आपको। तो इस डांस के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? अच्छा, जो आज हमने पढ़ा है, एक बार उसको फटाफट से हम रिवाइज करते हैं 5 मिनट में, फिर आपकी छुट्टी करेंगे, ठीक है? रिवाइज कर ले 5 मिनट के अंदर। तो मैंने आपको शुरुआत करी थी कहाँ से? शुरुआत मैंने आपको डांस से की थी, है ना? शुरुआत हमने लैंग्वेज से की थी। लैंग्वेज में मैंने आपसे कहा कि संविधान में भाषा के बारे में उल्लेख 17 नंबर भाग में 343 आर्टिकल, 344 आर्टिकल और 300 आपके 51 आर्टिकल की हमने बात की, ठीक है? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शुरुआत में थी, अब कितनी आपकी? अब आपके 22 भाषाएं, ठीक है? जो 8 भाषाएं नई जोड़ी गई हैं उसकी बात भी हमने आपके वहां पर कि कौन कौन से संविधान संशोधन से आपके वो नई भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है? इसके बाद भाषा संबंधित कुछ दिवस जो है, डे जो है, हमने उनकी बात की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ दिवस की हमने वहां पर बात की, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये सवाल ये बन सकता है कि भाषा के बाद में क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी? 11 क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हमारा उल्लेख मैंने किया, ठीक है? आपको वहां पर, है ना, वो 11 कब कब आती वो भी मैंने आपको लिखा दिया। क्यों बनाई गई क्लासिकल लैंग्वेज, क्या आधार है, वो बातें मैंने आपको लिखा है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको लेकर आया अगले पॉइंट पर, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस कौन कौन से, है ना? इस क्लासिकल डांस में क्लासिकल डांस का सोर्स क्या है, क्लासिकल डांस की डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा क्लासिकल डांस कौन कौन से भारत में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है, इसके अलावा क्लासिकल डांस में जो आपके संस्कृति मंत्रालय उसके अनुसार कौन सा एक क्लासिकल डांस एक्स्ट्रा है, छऊ डांस की बात की। उस छऊ डांस में मैंने आपको 3 उसके जो प्रकार है, 3 उसकी शैली जो है उसकी बात हमने करी, और तीनों शैली में जो आपके जो मयूरभंज शैली है उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद हम आए किसकी ओर? आपके जो हमारा भरतनाट्यम डांस है उसकी ओर आया, ठीक है? भरतनाट्यम डांस में भरत शब्द का क्या अर्थ है, नाट्यम का क्या अर्थ है, और कहाँ पर ये होता है, इसका तिल्लाना अला रिपू क्या है, नट्टा वलूर क्या है, आपके कौन कौन सी इसकी शैली है वो मैंने लिखा है आपको, और एक ओम की मुद्रा जो बनती है आपके वो मैंने आपको बताया है। कल हम आपको भरतनाट्यम डांस के प्रमुख कलाकार कौन है और आगे आने वाले जो आपके डांस है उनके बारे में आपको मंडे को लिखाऊंगा, ठीक है? जितना ये पढ़ा दिया मैंने आपको उतने का आपका जो है टेस्ट भी लेने वाले हैं, जो संडे को आपका टेस्ट होगा। जितना भी पढ़ा दिया मैंने आपको कल और आज में जो टेस्ट पढ़ाया है उसका टेस्ट आपको संडे को होने वाला है, शाम को 3 बजे आपका टेस्ट होगा, ठीक है? अगला पॉइंट, ये जो आपके अगली जो क्लासेज आपकी होने वाली है वो सारी की सारी आपके ऐप के अंदर होंगी, यह सूचना आपके लिए, ठीक है? तो ऐप में स्टैटिक जीके वाली क्लास शाम को 3 बजे होगी, यह सूचना आपके लिए, ठीक है? ऐप के अंदर होगी, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये सारी बात, ठीक है? अगला पॉइंट जो है कि संडे तक जो है ये जो बैच है आपका ये 3 to 9 रुपये में आपको उपलब्ध है, और स्टैटिक वाला अगर आप अलग लेना चाहो तो वो आपके 99 में उपलब्ध है, ठीक है? ये दोनों आपके बैच है, ये पूरा की पूरा ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच जिसमें 6-7 महीने में पढ़ाऊंगा आपको लाइव, 1 साल आपको रहने वाला है, और बाकी ये 99 जो है आपके, ये आपको तिरंगा बैच स्टैटिक वाला बैच है, ठीक है? चलिए, कैसी लगी क्लास आपको बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कैसी लगी क्लास आपको? थोड़ा बहुत समझ में आया या सब कुछ ऊपर से गया? हाँ, सप्ताह में 5 दिन क्लास आपकी होंगी, सोमवार से आपके शुक्रवार, ठीक है? कल आपकी शाम को 8 बजे जो है, कल आपकी शाम को 8 बजे 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड नंबर 2 आएगा, ठीक है? तो कल यूट्यूब पर शाम को 8 बजे 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड नंबर 2 आएगा, यह सूचना आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखिए, सोमवार से शुक्रवार ही मेरी क्लास हुआ करेंगी, सप्ताह में 5 दिन क्लास होंगी, ठीक है? सप्ताह में 5 दिन क्लास आपकी होंगी, शनिवार को आपको रिवाइज करना है, संडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? मैपिंग की क्लास सुबह 10 बजे होगी ऐप में, और 3 बजे शाम को ये वाली क्लास होगी। अभी 1 महीने 2 क्लास चलेंगे आपके ना, 1 सवा महीने के बाद में आपकी क्लास 1 हो जाएगी जो 2 घंटे की आपकी हुआ करेगी, ठीक है? चलिए, ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना, फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स वाली क्लास में।